नमस्कार दोस्तों, आज बात होगी इस कोरोना काल के 2 महीने का वक्त लॉकडाउन का बीत गया है। पूरे 25 मई से अगर आप जोड़ेंगे, 25 मार्च से आप जोड़ेंगे तो 25 मई की तारीख है आज। और इन 2 महीनों में अब वक्त आ गया है अपनी नीतियों को आकलन करने का। सरकार ने जो नीतियाँ अपनाई, हमारे एक्सपर्ट्स ने जो चीज़ें हमको बताई, क्या हम उसमें खरे उतरे हैं? क्या हम ये मान सकते हैं कि आज की तारीख में 60 दिनों के बाद लॉकडाउन को लेकर जो हमारे मन में शक व शुबा था आज से 60 दिन पहले, वो जायज़ था या नाजायज़ था? आज उसी का आकलन करते हैं, उसी का पोस्टमार्टम करते हैं। तो सबसे पहले आंकड़े आपको बता देता हूं कि हम जब 2 महीने पहले थे तब हम कहां पे थे और आज 2 महीने के बाद भारत इस कोरोना को लेकर इस लड़ाई में कहां खड़ा हुआ है। जब 24 मार्च को लॉकडाउन अनाउंस किया प्राइम मिनिस्टर मोदी ने, तब भारत में केवल 519 संक्रमण के केस थे। 519 आज की तारीख में 1,38,000 के ऊपर चले गए हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस 60 दिनों में संक्रमण जो है वो करीब 1,38,000 के ऊपर बढ़ चुका है, फैल चुका है। पहले संक्रमण कुछ शहरों में था, अब संक्रमण देश के गांव तक पहुंच गया है। खासकर बहुत से ऐसे लोग हैं जो प्रवास करके गए हैं एक जगह से दूसरी जगह, और वो जाकर दूसरों को भी संक्रमित कर रहे हैं। ऐसे तमाम प्रूफ, तमाम कहानियां इन 60 दिनों में सामने आई हैं। आंकड़ों की बात करते हैं। आज से 60 दिन पहले यानी 24 मार्च को हिंदुस्तान में कितनी मौतें हुई थी कोरोना की वजह से? आंकड़ा था 10 का, मात्र 10 लोग इससे मरे थे। आज 2 महीने बाद, 60 दिन बाद 4021 लोग अपनी जान कोरोना की वजह से गंवा चुके हैं। आंकड़ा 4000 के ऊपर चला गया है, यानी इन 60 दिनों में 4011 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। अब बात कर लेते हैं रिकवरी रेट की, जिसको हम लोग कहते हैं ना कि कितने लोग ठीक हो रहे हैं। तो 24 मार्च को ये फिगर था करीब 7% के आसपास, लेकिन आज अच्छी खबर यह है 60 दिन बाद रिकवरी रेट 41% से भी ज़्यादा आ गया है, जो कि दुनिया के कुछ अच्छे रिकवरी रेट्स में इसकी गिनती होती है। तो जिस तरीके से रिकवरी रेट ठीक हुआ है, जिस तरीके से लॉकडाउन लगाया गया 60 दिन में, उसका अगर एक तरीके से समअप किया जाए तो ये कहा जा सकता है कि लॉकडाउन का जो 4 चरणों का लॉकडाउन लगा, पहले 24 से 14 तक, फिर 14 से 4 तक, फिर 4 से आगे आते आते अब 31 मई तक हो गया है। तो इस 4 चरणों के लॉकडाउन में अगर ये लॉकडाउन नहीं होता, जैसा कि कुछ लोग सवाल खड़े कर रहे हैं, तो ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की स्टडी बताती है कि ये संक्रमण 1.5 लाख 1,38,000 पे नहीं होता। ये संक्रमण आज से 15 से 20 लाख लोगों को अब तक हो गया होता, और मौतों का आंकड़ा जो अभी 4000 के आसपास है, ये 10 से 15,000 हो चुका होता अगर लॉकडाउन नहीं हुआ होता। तो हम ये कह सकते हैं कि लॉकडाउन होने से कम रिकवरी रेट को हम बढ़ा पाए, हम मौत के आंकड़े को कुछ हद तक कंट्रोल में ला पाए। लेकिन सबसे बड़ी चिंता की बात है वो है संक्रमण का फैलना। जहां 10 केस थे, वहां आज 1,38,000 के ऊपर केसेस हो चुके हैं। इस 60 दिनों में जो दूसरा काम सरकार ने किया वो है अपनी स्वास्थ्य सुविधाओं को दुरुस्त करने का। हमारे देश में PPE किट नहीं बनती थी, N95 मास्क ना के बराबर बनते थे। उस दिशा में सरकार ने तेजी से काम किया। अब बहुत बड़ी संख्या में चीज़ें देश में निर्माण हो रही हैं। सैनिटाइजर की कमी जो शुरू में आई थी वो नहीं है, ग्लव्स की कमी अब नहीं है, मास्क अब तरह तरह के मिल रहे हैं जो मेडिकेटेड भी हैं और नॉन मेडिकेटेड मास्क भी हैं, और PPE किट भी हिंदुस्तान में खूब धड़ल्ले से बन रही है। तो उस लिहाज पर सरकार की इस लॉकडाउन का ये फ़ायदा मिला। अस्पतालों को लेकर अगर बात की जाए तो करीब 3027 कोविड अस्पताल देश भर में तैयार हैं। हेल्थ केयर सेंटर्स की अगर बात की जाए तो 6,50,000 से ज़्यादा हेल्थ केयर सेंटर तैयार हैं। आइसोलेशन बेड्स की बात की जाए, अगर जिनको आइसोलेशन में रखा जाता है, जो पॉजिटिव और मॉडरेट केसेस के पेशेंट हैं, वो करीब 2,81,000 से ज़्यादा आइसोलेशन बेड्स हमारे पास हैं। ICU बेड की अगर बात की जाए तो देश भर में 31,250 से ज़्यादा ICU बेड्स भी बना लिए गए हैं। ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स की बात की जाए, क्योंकि ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, कई ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो कोमॉर्बिड्स होते हैं, वो 1,09,888 हो चुके हैं ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स। इसी तरीके से
पीपीई किट की मैंने आपको बताया कि तेज़ी से सप्लाई हो रही है। तो कुल मिलाकर इन तमाम दृश्यों को देखें तो लगता है कि हमारी तैयारियां ठीक रही हैं। पर मेरा ये कहना है कि आज हम दुनिया में, आज जब हम 60वें दिन पे खड़े हैं लॉकडाउन के, हम दुनिया के 10वें सबसे अधिक संक्रमित मुल्क हो गए। जो भारत पहले 17वें, 18वें, 19वें नंबर पे था, आज टॉप 10 में आ गया। ये वाकई में चिंता की बात है। और जिस गति से ये केसेस बढ़ रहे हैं, रोज़ाना 6,000, 7,000 पॉजिटिव केसेस इस आंकड़े में जुड़ते जा रहे हैं 1,38,000 के, तो बहुत जल्द मुझे लगता है, इस बात की आशंका है कि जब तक ये हफ्ता या ये महीना 31 मई आएगी, तब तक हम दुनिया के टॉप 5 या टॉप 6 देशों में शुमार ना हो जाए। इस बात को लेकर थोड़ी सी आशंका मन में रहती है। इसी तरीके से आज की तारीख में जो केस बढ़ने के मामले हैं ना, भले ही हम दुनिया में 10वें नंबर पर आए हैं केसेस के मामले में, लेकिन जो केस बढ़ने की दर है, जो रेट है ग्रोथ ऑफ केसेस, वो उसमें भारत 4थे नंबर पे है। और ये चिंता की बात है। पहले पे अमेरिका आता है, दूसरे पे ब्राज़ील आता है, तीसरे पे रशिया आता है, चौथे पे भारत आता है। उस टॉप 10 की लिस्ट में हमसे जो ऊपर के देश हैं, जर्मनी हो गया, टर्की हो गया, फ्रांस हो गया, इनमें इस गति से केसेस नहीं बढ़ रहे हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर भारत में रोज़ 6-7 हज़ार केस आते रहे, तो जर्मनी, फ्रांस और टर्की को हम पीछे छोड़ के टॉप 6 या टॉप 7 कंट्रीज़ में बाय द एंड ऑफ दिस मंथ हम आ जाएंगे, जिसमें अभी केवल 6 दिन बाकी रह गए। इसीलिए ये चिंता की बात है। और ये चिंता की बात इसलिए भी है कि लॉकडाउन 4 भी संडे को ख़त्म हो रहा है, आने वाले संडे को। और लॉकडाउन 4 में जो रियायतें दी गई हैं, श्रमिक ट्रेनें चल रही हैं, राजधानी एक्सप्रेस ट्रेनें चला दी, आप 1 जून से और ट्रेनें चलाने जा रहे हैं, फ्लाइट्स भी अब शुरू हो गई हैं, यानी कुल मिलाकर लोगों की आवाजाही शुरू हो गई है। तो जो प्रधानमंत्री 24 मार्च के अपने संबोधन में ये कह रहे थे कि भाई इस बीमारी को हराना है, तो जो जहां है वहीं रुका रहे, उसको अपनी जगह नहीं छोड़नी है, आज स्थिति 60 दिन के बाद बिल्कुल विपरीत हो गई है। तो प्रधानमंत्री का वो बयान सुनिए आप पहले, जो उन्होंने आज से करीब 2 महीने पहले दिया था। हमें भी ये मानकर चलना चाहिए कि हमारे सामने सिर्फ और सिर्फ यही एक मार्ग है, एषः पंथाः। हमें घर से बाहर नहीं निकलना है, चाहे जो हो जाए, घर में ही रहना है। इस साउंड बाइट के बाद ये लगा था कि देश की सरकारें आपस में शायद सहमति कर चुकी हैं, तमाम राज्य सरकारों के साथ प्रधानमंत्री की सहमति हो चुकी है कि हमको कोरोना की रोकथाम के लिए लोगों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगाना पड़ेगा। इसीलिए ट्रेनें, हवाई जहाज, बसेज, यहाँ तक कि लोकल लेवल, सिटी लेवल पर भी ट्रांसपोर्ट को बंद कर दिया गया था। लेकिन आज जब संक्रमण फैल रहा है, दुनिया के 10 बड़े मुल्कों में भारत आ गया है, तब हमने ट्रांसपोर्टेशन की आवाजाही शुरू कर दी है। यानी हम संक्रमण को अब फैलने दे रहे हैं। ये कम्युनिटी स्प्रेड के लेवल पर चला गया है। तो ये सवाल खड़ा होता है कि क्या हमारी अर्थव्यवस्था इतनी कमज़ोर स्थिति में आ गई थी कि सरकार के पास कोई और चारा नहीं बचा था? या इस सवाल को मैं ऐसे पूछूं प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार से कि आपको 60 दिन पहले ये नहीं पता था कि आज देश में जो संक्रमण की स्थिति है वो इतनी विकराल हो जाएगी कि आप संक्रमण के साथ साथ आप काम करने की वकालत भी करने लगेंगे। क्योंकि प्रधानमंत्री ने उसी 2 महीने पुराने अपने भाषण में एक बात और कही थी, और वो ये बात थी कि हमको 21 दिन की साइकिल चाहिए ताकि इस संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। अब तो 60 दिन हो गए हैं। सुनिए क्या कहा था प्रधानमंत्री ने। महाभारत का युद्ध 18 दिन में जीता गया था। आज कोरोना के खिलाफ जो युद्ध पूरा देश लड़ रहा है, उसमें 21 दिन लगने वाले हैं। हमारा प्रयास है इसे 21 दिन में जीत लिया जाए। तो जो एक्सपर्ट ने प्रधानमंत्री को यह सलाह दी कि 21 दिन के अंदर अगर हम पहला लॉकडाउन लगाएंगे तो उसके बाद संक्रमण को फैलने से रोक लेंगे, फिर हम धीरे धीरे करके अर्थव्यवस्था को पटरी पर ले आएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं।
तो पहला जो लॉकडाउन 1 लगा जो कि 14 अप्रैल तक था, उसके बाद लॉकडाउन 2 लगा, फिर लॉकडाउन 3 लगा, आज की तारीख में लॉकडाउन 4 लगा हुआ है। और अब आलम यह आ गया है कि संक्रमण फैलता जा रहा है। 21 दिन क्या 60 दिन की साइकिल पूरी हो गई है और आसार तो यही बन रहे हैं कि लॉकडाउन 5 भी आएगा, कुछ और रियायतों के साथ। कुछ और चीज़ें यानी खुल सकती हैं, मॉल्स खुल सकते हैं शायद कुछ शहरों में, या मेट्रो चल सकती है कुछ शहरों में, और ये एक और बड़ी वजह बन जाएंगी संक्रमण के फैलने की। इस पूरी बातचीत का आप सार समझ रहे हैं? सार दरअसल ये है कि कहीं ना कहीं हमारे एक्सपर्ट, हमारी सरकार को ये नहीं पता था कि कोरोना की लड़ाई इतनी लंबी चलने वाली है। तो क्या हम फेल हो गए अपनी पॉलिसी मेकिंग में? आज 60 दिन के बाद हम पीछे मुड़ के देखते हैं तो हमको लगता है कि शायद हमारे एक्सपर्ट के पास जानकारी नहीं थी, शायद दुनिया का अनुभव जो दुनिया के तमाम मुल्क इससे झेल रहे थे उसको हमने ठीक से स्टडी नहीं किया कि कैसे इस पर वो रोक लगा पा रहे हैं, या हमारी सरकारें, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं और उनके साथ जो तमाम मुख्यमंत्रियों के बीच का जो सामंजस्य होना चाहिए था वो नहीं था। क्योंकि बीजेपी शासित प्रदेश प्रधानमंत्री की बात को दोहराते रहे और बीजेपी के विरोधी शासित प्रदेश जो थे वो सरकारें प्रधानमंत्री की विरोध की बातें करती रही, उनकी नीतियों के विरोध की बातें करती रही। और आज आलम यह है कि देश में एक तरीके से कोरोना को हमने जैसे अब हाथ अपने हटा लिए हैं। अब जैसे कोरोना फैलना है तो फैले, जो बचना होगा बचेगा, जो नहीं बचना होगा बचेगा। और उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि भारत में जो मृत्यु दर है कोरोना से वो दुनिया के मुकाबले काफ़ी कम है, वो 1% से भी कम की आती है। क्योंकि अगर आपका 1,38,000 लोग संक्रमित हुए हैं तो मरने वालों की तादाद करीब 4,000 के आसपास है। तो ये दिखाता है कि यही शायद सरकारों को लगा, तमाम राजनीतिक पार्टियों की सरकारों को, तमाम राज्य सरकारों को, कि हमको इकोनॉमी को खोलने के लिए, अर्थव्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए चीज़ों की आवाजाही कर देते हैं। पर इससे कोरोना रुक जाएगा ये सोचना बिल्कुल गलत है। मेरा डर, मेरा खौफ यही है कि सरकारों ने जिस तरीके से बैड प्लानिंग की, ये सोचा ही नहीं 24 मार्च को लॉकडाउन अनाउंस करते वक्त 4 घंटे के बाद कि 12 बजे से देश में सब बंद हो जाएगा, कि जो मजदूर दिहाड़ी पर रहते हैं, आपको पता है हिंदुस्तान में करीब 12 से 13 करोड़ प्रवासी मजदूर हैं अलग अलग शहरों में, खासकर बड़े शहरों के आसपास। वो आंकड़े भी चौंकाने वाले हैं। ये जो मेरे पास आंकड़े हैं ये 2011 की सेंसस के मुताबिक है। इसके मुताबिक भारत में, ये 2011 की बात कर रहा हूँ, तब 5 करोड़ 35 लाख लोग थे केवल 5 बड़े राज्यों में जो माइग्रेंट लेबर्स थे, जिसमें महाराष्ट्र में करीब 1 करोड़ लोग थे, उत्तर प्रदेश में करीब 40 लाख लोग थे, वेस्ट बंगाल में करीब 23 लाख लोग थे। ये 2011 की बात कर रहा हूँ। आज हम 10 साल 9 साल आगे आ चुके हैं तो ये आंकड़ा बढ़ चुका, हर चीज़ ऑलमोस्ट डबल के आसपास चली गई होगी। और इन परिस्थितियों में जब देश में 12-13 करोड़ प्रवासी मजदूर थे, और हम जानते हैं मुंबई में धारावी है जहाँ पर 1.5-2 किलोमीटर के दायरे में 5 से 7 लाख लोग रहते हैं। एक छोटी सी झुग्गी झोपड़ी में 12-12, 15-15 लोगों को रहने पर मजबूर होना पड़ता है। हम जानते हैं दिल्ली में बड़ी संख्या में बिहार के, उत्तर प्रदेश के और बंगाल के लेबर्स काम कर रहे हैं। हम जानते हैं गुजरात में बहुत बड़ी संख्या में बिहार के और उड़ीसा के लेबर्स काम कर रहे हैं। क्या प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में सरकार ने ये नहीं सोचा कि जब वो लॉकडाउन करने जा रही है तो ये मजदूर कहाँ जाएंगे? पहले 21 दिन की बात की गई और फिर लॉकडाउन बढ़ाते बढ़ाते 60 दिन कर दिया। जब 60 दिन का रोजगार नहीं मिलेगा किसी मजदूर को तो वो अपना क्या खाएगा, अपने परिवार को क्या खिलाएगा? और ये साफ समझ में आता है कि कहीं ना कहीं हमारी प्लानिंग में, हमारे विजन में त्रुटि रही, कमी रही, और इसीलिए लाखों की संख्या में आपने मजदूरों को सड़क पर हाल बेहाल चलते हुए देखा इस भीषण गर्मी में। और उसका दबाव ये पड़ा कि राज्य सरकारों को ट्रेनें और बसें चलाने का दबाव डालना पड़ा, क्योंकि सबकी राजनीतिक मजबूरी भी है, सबको चुनाव भी लड़ने हैं अगले। अगर ये नंगे पैर ये मजदूर चलते रहेंगे तो वो चुनाव कैसे जीतेंगे? उनकी राजनीतिक सत्ता कैसे उनके पास लौटेगी? और इस चक्कर में बंटाधार हो गया। इस चक्कर में कोरोना देश भर में फैल गया, जो सिर्फ शहरों में था, जो दिल्ली में था, मुंबई में था, नोएडा में था, पुणे में था, चेन्नई में था, अहमदाबाद में था, वो आज यूपी चला गया लाखों मजदूरों के साथ, वो आज बिहार के गांव में चला गया लाखों मजदूरों के साथ, वो आज झारखंड चला गया तब लाखों मजदूरों के साथ। और ये सिर्फ इसलिए हुआ
कि हम लोगों ने नहीं सोचा कि जो मजदूर शहरों में रहकर अपनी रोजी रोटी पाल रहे हैं उनका क्या होगा। अगर सब कुछ ठीक था तो मजदूर सड़क पर क्यों आए? सवाल बहुत सीधा सा है, क्या हमारी प्लानिंग में हम भूल गए कि मुंबई में धारावी में 1.5 किलोमीटर के अंदर 2.5-3 लाख लोग रहते हैं? क्या हम ये भूल गए नोएडा गाजियाबाद में तमाम प्रवासी मजदूर रहते हैं जो चल पड़ेंगे घरों की ओर? हमारी प्लानिंग 24 मार्च के बाद लगता है कि मजदूरों की जगह नहीं थी उस प्लानिंग में। मैं एक बात कहता हूँ जी, कानून व्यवस्था राज्य का विषय है, ये तो आप मानते हैं। अगर आप जाके बंगाल में, महाराष्ट्र में सीधा हस्तक्षेप करेंगे तो वहां पर बवाल होता है। हमने पैसे देने का काम किया, ट्रेन देने का काम किया, ट्रेन का 85% खर्चा हमने वहन किया, जो सुविधाएं चाहिए थी हमने केंद्र से करने का प्रयास किया। अब कानून व्यवस्था तो वहां से जहां से मजदूर आ रहे हैं वहां की राज्य सरकार को, अगर आप कहीं महाराष्ट्र में नहीं हुआ तो उद्धव जी से सवाल पूछने की बजाय या महागाड़ी सरकार से पूछने की बजाय आप मुझसे वो प्रश्न नहीं कर सकते। अगर पहले ही अगर प्रधानमंत्री ने राज्य सरकारों को भरोसे में बातचीत में ले लिया होता, बातचीत कर ली होती कि जो मजदूर जहां रहता है उसको वहीं पर हम खाना उपलब्ध कराएंगे, वहीं पर उसके खाते में अनाज जाएगा, उसके खाते में पैसे आएंगे, और राज्य सरकारों को ये कहा होता, जैसे मुंबई के लिए मैं उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, उद्धव ठाकरे को भरोसे में लेकर अगर नरेंद्र मोदी ये कहते कि इन तमाम मजदूरों को महाराष्ट्र के अलग अलग स्कूलों में, अलग अलग कॉलेजेस के कैंपसेस में ले जाइए, बड़े बड़े पार्कों में आप टेंट हाउस पर टेंट लगाइए और उनको वहाँ ठहरा दीजिए ताकि वो झुग्गियों से निकल सकें और एक वहाँ पर रहने की व्यवस्था कर दी जाए, तो शायद आज ये दिक्कत नहीं आ रही होती। ये मजदूर पलायन कर करके अपने घरों की ओर नहीं दौड़ रहे होते। इनके पेट में अगर अन्न पड़ रहा होता, इनको अगर खाते में पैसे आ रहे होते, जो कि सरकार कह रही है कि आ रहे हैं, बहुत से मजदूर कह रहे हैं कि उनको नहीं मिल रहे हैं, तो आज ये स्थिति नहीं हुई होती। तो 60 दिन के बाद हम ये कह सकते हैं कि लॉकडाउन से जहाँ कुछ हद तक कुछ कामयाबी मिली, लेकिन मजदूरों की दुर्दशा को देखकर ये लगता है कि सरकारों ने, खासकर केंद्र की सरकार ने राज्य सरकारों के साथ प्रॉपर सामंजस्य नहीं बिठाया और आज कोरोना देश भर में फैल गया है। तो बैड प्लानिंग, बैड विजन, इसको साफ तौर पे समझा जा सकता है। और वो बैड पॉलिटिक्स जिसको मैं बहुत बड़ी वजह मानता हूं कि इस गंदी राजनीति की वजह से, इस वोटों की राजनीति की वजह से, क्योंकि एक राय नहीं थी, समस्या एक है, देश एक है, पर समाधान हर राज्य ने अपने अपने हिसाब से निकाला और उस चक्कर में कोरोना को फैला दिया। वो कोरोना जिसका आज भी कोई इलाज नहीं है, कोई दवाई नहीं है। दवाई बनने में अभी भी कहा जा रहा है कि 8 से 10 महीने का वक्त लग सकता है। इन परिस्थिति में भारत जैसा गरीब मुल्क, भारत जैसा वो मुल्क जो 13 करोड़ लोग जो रोज़ खाते हैं, रोज़ कमाते हैं, उनकी जान पर बनाई है, इसका जिम्मेदार कौन है? सोचिएगा ज़रूर। क्या राजनीतिक पार्टियों ने अपनी कुर्सी के लिए इन तमाम लोगों की जान को एक तरीके से जान की बाजी लगा दी है? आखिरकार इन गरीब बेसहारा मजदूरों को जो प्रताड़ना सहनी पड़ रही है, जो उनके ऊपर कोरोना की मार पड़ रही है, इसका जिम्मेदार अगर ये राजनीतिक मंसूबे नहीं है तो कौन है? धन्यवाद। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।